हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डिसिप्लिन इज अ ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स। यानी कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आपके गोल्स और अकॉम्प्लिशमेंट्स के बीच में, आपके गोल्स को अचीव करने के बीच में सिर्फ एक ही जरिया है, वो है डिसिप्लिन, या फिर आप कहें आपकी हैबिट्स। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, आपके कुछ प्रॉपर हैबिट्स नहीं है, अच्छी हैबिट्स नहीं है, तो आप एक दिन में चाहे 10 घंटे पढ़ लें, बट वो आप दूसरे दिन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे ना, राइट। तो जब आप दूसरे दिन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, एक दिन 10 घंटे पढ़ के अगर अगले 10 दिन आप आराम करने वाले हैं, तो उन 10 दिनों में आपके जो पार्टनर्स हैं, जो आपके साथ में को बेंचर्स हैं, वो आगे निकल जाएंगे, बिकॉज वो उन 10 दिनों में काफ़ी कुछ कर चुके होंगे। तो एक दिन में 10 घंटे पढ़ने की बजाय अगर हर एक दिन में एक एक घंटा पढ़ते रहें, तो वो ज़्यादा आउटकम दे पाएगा। बिकॉज एक दिन में अगर आप लगातार 10 घंटे पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन फ्रीज हो जाएगा, आप सारी की सारी चीज़ें रिटेन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप हर एक दिन अगर एक एक घंटा पढ़ने की आदत डाल लेंगे, अपनी बॉडी को इस तरीके से डिसिप्लिन करेंगे, तो आपका माइंड जो है वो डेवलप होता जाएगा, आगे से आगे और ज़्यादा इम्प्रूव करता जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑन Global Tigers Day, July 29, an update on India's tiger census provided a measure of the country's phenomenal contribution to the resurgence of the wild tiger population. अब बोला जा रहा है कि 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे था। ठीक है, तो उस दिन पे यानी कि 29 जुलाई को हमारे पास इंडिया के टाइगर सेंसस के ज़रिए एक नया अपडेट आया। ठीक है, और उस अपडेट में क्या लिखा गया कि भाई हमने जो काम किया है, इंडिया ने जो इतना फिनोमिनल यानी कि वो बहुत ही असाधारण काम करा है टाइगर पॉपुलेशन को वापस ऊपर उठाने के लिए, रिसर्जेंस मतलब ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, द करंट एस्टिमेट इज दैट द अपर लिमिट इज 3925 टाइगर्स। अब अभी का जो ये एस्टिमेट आया है, अब करंट एस्टिमेट मतलब लेटेस्ट जो सेंसस हुआ होगा उसके बेसिस पर आया होगा, और ये जो सेंसस है टाइगर सेंसस, ये 4 साल में एक बार होता है। ठीक है, तो ये जो लेटेस्ट सेंसस है, इसका जो करंट एस्टिमेट आया है उसमें पता चला कि जो अपर लिमिट है वो है 3925 टाइगर्स, जिनमें की एवरेज नंबर जो है वो है 3682। जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स 3 or 4 वाइल्ड टाइगर्स आर इन द वर्ल्ड आर टू बी फाउंड इन इंडिया। यानी कि हर 4 में से 3 टाइगर हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, प्राइमरी क्रेडिट फॉर द रिसर्जेंस ऑफ वाइल्ड टाइगर्स शुड गो टू प्रोजेक्ट टाइगर। बोल रहे हैं जो इसका बेसिक जो क्रेडिट है, मतलब कि इसका क्रेडिट जो श्रेय है बेसिक, वो किसको जाना चाहिए? इस पॉपुलेशन को उठाने के लिए वो जो इंडिया का टाइगर प्रोजेक्ट है उसको जाना चाहिए, विच काउंटेड बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन अमंग इट्स एम। जिसने कि अपने काम के लिए क्या किया? बायोडाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करा, यानी कि जंगलों तक को काटने से रोक दिया गया, जो कि शायद हमारी डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी था, बट क्योंकि टाइगर पॉपुलेशन को हमें स्टेबल करना था, उठाना था, तो उसके लिए उन्होंने वो चीज़ें भी करी। बिगिनिंग विद 9 टाइगर रिजर्व्स, वी नाउ हैव 53। अब हमने शुरुआत करी थी 9 टाइगर रिजर्व से। जब ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी तब हमारे पास केवल 9 टाइगर रिजर्व्स थी। आज कितनी है? 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, और जिसका एरिया कितना है, जो कितने एरिया में फैली हुई है, वो फैली हुई है 75,796 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बट दैट्स अ मेयर 2.3% ऑफ इंडियाज़ लैंड एरिया। लेकिन ये हमने 75,796 स्क्वायर किलोमीटर तो बोल दिया, पर ये हमारे लैंड एरिया का केवल 2.3% ही है। 2 एस्पेक्ट्स ऑफ GOI स्टेटमेंट, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो 2 कुछ पहलू आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट के ऑन द टाइगर सेंसस स्टूड आउट, वो सामने उभर कर आए हैं। मतलब उनने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी हैं, एक ही स्टेटमेंट के बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन 2 पॉइंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा सामने उभर कर आए हैं। वो क्या है?
पहला, डिस्पाइट द ओवरऑल इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन देयर वर लोकलाइज्ड डिक्लाइंस इन द वेस्टर्न घाट्स, झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। बोला जा रहा है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि हालांकि ओवरऑल पॉपुलेशन बड़ी है टाइगर्स की, ठीक है, लेकिन वेस्टर्न घाट्स के पार्ट में, झारखंड के पार्ट्स में, नॉर्थ ईस्ट एरियाज में टाइगर पॉपुलेशन कम हुई है। लोकल एरियाज में, इन लोकल एरियाज में जो टाइगर पॉपुलेशन वो कम हुई है, ठीक है। ऑल्सो 35% of tiger reserves urgently need enhanced protection measures। और 35% जो टाइगर रिजर्व्स है, हम बात तो करें कि भाई टाइगर पॉपुलेशन बड़ी है, लेकिन फिर भी 53 में से 35% टाइगर रिजर्व्स में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटेक्शन मेजर्स को और ज़्यादा बढ़ा के करने की, क्योंकि अभी बड़ी है बट चांसेस हैं कि ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, ठीक है। कुछ एनक्रोचमेंट हो रहा होगा, पोचिंग हो रही होगी, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, जिस वजह से ये इनका यहाँ पे ये कहना है कि हमें ज़रूरत है कि प्रोटेक्शन एक्शन हम अपने बढ़ाएं। Despite the success of Project Tiger, significant vulnerabilities remain। अब बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर हाँ ठीक है सक्सेसफुल हुआ, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अभी भी जोखिम बना हुआ है, जो अभी भी वीक पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि Tiger Census 2018 said only 65% of the tiger population are found in reserves। अब अगर हम बात करें जो टाइगर सेंसस 2018 था उसके बारे में, तो उसमें बताया गया कि केवल 65% टाइगर पॉपुलेशन जो है वो रिजर्व्स के अंदर रहती है, यानी कि बाकी जो परसेंटेज है टाइगर्स की, वो जो रिजर्व्स बनाए गए हैं टाइगर रिजर्व्स, उनके बाहर रहती हैं, ठीक है। मोर The State of Forest Report 2021 said continuous, undisturbed and non-fragmented landscapes are essential for the survival of tigers। उनका ये कहना था, जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2021, उसमें ये कहा गया कि लगातार अनडिस्टर्ब यानी कि बिना किसी छेड़छाड़ के, नॉन फ्रैगमेंटेड मतलब टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने रिजर्व बनाई है तो वो रिजर्व में इतने एरिया में टाइगर पॉपुलेशन है, फिर बीच में लोगों का रहने की जगह है, फिर दूसरा एरिया यहाँ पर है जहाँ पे वो जा सकते हैं, तो ये जो बीच का एरिया है ये क्या हो गया, फ्रैगमेंटेड एरियाज हो गए, जो कि टुकड़ों में उनकी ज़मीन को बांट रहे हैं। उनके लिए हमें नॉन फ्रैगमेंटेड लैंडस्केप्स चाहिए, आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ टाइगर्स। वो टाइगर्स के जीने के लिए ज़रूरी हैं। These are factors Rajya Sabha needs to ponder when it debates amendments to the Forest Conservation Bill। अब बोल रहे हैं कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं, पहलू हैं, जिनके ऊपर राज्यसभा को पॉन्डर मतलब गौर करना चाहिए, इनके ऊपर बहुत ज़ोर से विचार विमर्श करना चाहिए। when it debates, जब वो अपना फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल में अमेंडमेंट्स के लिए चर्चा करेंगे, तब इन चीज़ों को भी उनको पॉइंट में रखना चाहिए। विच वॉज पास्ड बाय लोकसभा ऑन जुलाई 26। और ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल जो है ये लोकसभा से पास हो चुका है 26 जुलाई को, तो अब ये राज्यसभा में जाएगा चर्चा के लिए। और वो कह रहे हैं कि जब वहाँ पे जाइए चर्चा के लिए तो ये पॉइंट को भी उन्होंने गौर करना चाहिए। द अमेंडमेंट्स आर वाइड इन देयर स्कोप। अब जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो बहुत विस्तृत हैं, उनका दायरा काफ़ी बड़ा है। सीकिंग टू टेलर द लॉ टू रियलाइज द नेशनल टारगेट ऑफ अचीविंग नेट ज़ीरो मिशन बाय 2070। और ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये क्यों किए गए, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि जो भी हमारे लॉज हैं उनके अंदर कुछ हम टेलरिंग करें मतलब मेंडिंग करें, जहाँ पे भी त्रुटियाँ हैं उनको पूरा करें, ओवरकम करें, क्योंकि हमें पता है कि हमें नेट ज़ीरो एमिशन 2070 तक लेकर आना है। कार्बन एमिशन की बात हो रही है ना, कार्बन क्रेडिट दिए जा रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट हुआ है जो हमने पहले भी पढ़ा है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा पुराने सेशंस देखिए, ठीक है, उनमें आपको पता चल जाएगा कि हमने इनके ऊपर मल्टीपल टाइम्स बातचीत करी है। तो पेरिस एग्रीमेंट के तहत में हमारे पास कुछ टारगेट्स हैं कि हमने कितना परसेंट रिड्यूस करना है 2030 तक, कितना परसेंट रिड्यूस करना है 2070 तक। तो 2070 तक तो नेट ज़ीरो एमिशन होना चाहिए, और उस टारगेट को पहुंचने के लिए ये अमेंडमेंट किया जा रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल में। हाउएवर, the amendments are loosely worded and can defeat the legislation's core goal of preserving forests। बोल रहे हैं लेकिन ये जो अमेंडमेंट्स हैं इसमें कुछ लूज वर्ड्स हैं। लूज वर्ड्स मतलब कुछ लूप होल्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको घुमा फिरा के हम उनको तोड़ मरोड़ के कुछ और मीनिंग निकाल सकते हैं। तो लूज वर्डेड है एंड कैन डिफीट द लेजिस्लेशंस कोर गोल, और
क्या कर सकता है ये, जो हमारे संविधान का मुख्य पहलू है, मुख्य एक पॉइंट है, गोल है, एम है कि फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जाए, उसको ये ख़त्म कर सकता है, हरा सकता है, विच आर क्रिटिकल कार्बन सिंक्स। और ये जो फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन फॉरेस्ट हैं ये कार्बन सिंक का काम करते हैं। कार्बन सिंक मतलब सिंक क्या होता है, जहाँ पे आप अपने बर्तन क्लीन करते हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, फॉरेस्ट क्या करते हैं, वायु को साफ करते हैं, दूषित हवा को अपने अंदर ले लेते हैं, उससे खाना फोटोसिंथेसिस, खाना प्रोडक्शन ये सब करते हैं, और उसके बाद में फ्रेश एयर बाहर छोड़ देते हैं। वो क्या हो गया, कार्बन सिंक का काम करते हैं। Some shortcomings were highlighted by state governments that presented their case to the Joint Committee of Parliament. अब कुछ शॉर्टकमिंग्स यानी कि कुछ कमियां इसमें, त्रुटियां इसकी सामने लाई गई कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा, जिन्होंने अपना केस जो है, अपनी बात जो है वो जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के सामने रख। वन क्लॉज एम्बॉडीज द मेन फियर ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब इनमें से एक क्लॉज है इस नए अमेंडमेंट का, वो क्या है, वो सभी स्टेक होल्डर्स के लिए मुख्य चिंता का कारण है। और वो क्लॉज क्या है, फॉरेस्ट लैंड situated up to 100 km from the international borders can be exempt from the legislation's protection to carry out projects of strategic importance। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि वो फॉरेस्ट लैंड जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के, अगर सपोज करो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर से 100 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई लैंड आती है, ये एरिया आता है, तो इस एरिया में अगर फॉरेस्ट है तो उस फॉरेस्ट का इस्तेमाल लेजिस्लेशन प्रोटेक्शन के तहत में नहीं आएगा, उसको स्ट्रैटेजिक यानी कि रणनीतिक इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अगर सरकार सोचती है कि इंडिया चाइना बॉर्डर का इतने हिस्से में फॉरेस्ट है, बट यहाँ पे हमें एक आर्मी बेस बनाने की ज़रूरत है, एयरफोर्स बेस बनाने की ज़रूरत है, तो इस फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया जा सकता है, हटा दिया जा सकता है, और ये फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के टर्म में नहीं आएगा। अब 100 किलोमीटर का एरिया, अगर आपने 100 किलोमीटर तक का एरिया मतलब कितना लंबा एरिया हो जाता है, राइट, डिस्टेंस कितना ज़्यादा हो जाता है। इतने डिस्टेंस में अगर आप किसी भी फॉरेस्ट को हाफ भी उड़ाएंगे, दैट मीन्स आप बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो वही इन स्टेट्स का चिंता का विषय। अब ये स्टेट्स क्या तर्क देते हैं, स्टेट्स such as Nagaland and Sikkim told the joint committee that it potentially opens up all forests in the state for strategic projects to be identified by the relevant ministries in the GOI। तो स्टेट्स जैसे कि नागालैंड और सिक्किम ने कहा कि अगर हम इस क्लॉज को लागू करते हैं तो इसके तहत तो लगभग सारे ही फॉरेस्ट जो है वो स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स के लिए ओपन हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो आपको पता है कि वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत में आते हैं, तो उसमें तो आप एक लकड़ी भी नहीं उठा सकते, राइट, सभी फॉरेस्ट में यही चीज़ चलती है। बट अब अगर इस चीज़ को कर दिया जाए तो क्या होगा कि वो सारे के सारे ही स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स के अंडर में आ जाएंगे, और फिर ये क्या, जो कि हर एक रेलेवेंट मिनिस्ट्री अपने अकॉर्डिंग सोचेगी कि ये स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट के अंदर में आ सकता है। जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने सपोज करो यहाँ पे आर्मी बेस बनाने की बात कर दी, अब कोई दूसरी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री है वो सोच रही है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाते हैं जिससे फ़ायदा होगा, बॉर्डर एरिया है, जल्दी यहाँ से यहाँ माल जा सकता है, ज़्यादा टैक्सेस वैक्सेस का ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट माल यहाँ से चल जाएगा। टैक्सेस तो लगेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं तो वो तो लगेंगे ही, बट जल्दी चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी मिनिस्ट्री को अगर लगता है कि उनके लिए ये रेलेवेंट है एरिया, तो फिर वो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट बोल के, राइट। These are some of the richest areas globally in terms of gene pool diversity। जीन पूल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जैसे कि अगर सपोज करो टाइगर्स इस एरिया में भी हैं और ये एक एरिया दूसरा है, इस एरिया में भी टाइगर्स हैं, बट यहाँ के टाइगर और यहाँ के टाइगर की जीन्स में कुछ फ़र्क होगा, तभी तो बोलते हैं कि अफ्रीकन टाइगर्स लाए गए या अफ्रीकन एलिफेंट्स लाए गए। अब हैं एलिफेंट्स ही, बट थोड़ा सा उसमें डाइवर्सिटी आ जाता है। तो जीन पूल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एरिया वाइज भी अगर वहाँ पे चेंज हो सकते हैं, बिकॉज कंटिन्यूस एरिया है फॉरेस्ट का,
तो वहाँ पे चेंज हो सकता है, लेकिन इतने बड़ी एरिया को अगर हम ख़त्म करेंगे दैट मीन्स हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी जो जीन्स हैं उनकी डाइवर्सिफिकेशन कम हो पाएगी, बिकॉज वो एक ही एरिया, क्योंकि एनिमल्स हैं अडेप्ट करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे माहौल के अनुसार अडेप्ट करते हैं, तो वो कर नहीं पाएंगे, तो उनके जीन्स में आगे कोई डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। प्रिजर्विंग देम कैन इवेंचुअली यील्ड बेनिफिट्स दैट एनहांस इंडिया स्ट्रैटेजिक हेफ्ट, यानी कि इनको प्रिजर्व करना ही हमें अंततः बेनिफिट्स दे सकता है, जो हम स्ट्रैटेजिक हिफ्ट यानी कि स्ट्रैटेजिक अपर हैंड या स्ट्रैटेजिक फ़ायदा उठाने की बात कर रहे हैं, वो इनको प्रिजर्व करने में ही है। इनको अगर हम किसी भी तौर से यूज़ करना चाहते हैं तो इनको प्रिजर्व कर ही यूज़ करना चाहिए, वही हमारे लिए बेस्ट है। देयरफॉर राज्यसभा शुड केयरफुली वे द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज लूजली वर्डेड अमेंडमेंट्स। तो बोल रहे इसीलिए राज्यसभा को बहुत ही बारीकी से ये जो लूजली वर्डेड अमेंडमेंट्स हैं इनको जांचना चाहिए और इनके दुष्परिणामों को भी समझना चाहिए कि क्या हो सकता है। प्रिजर्विंग प्रिस्टीन फॉरेस्ट इज़ कंसिस्टेंट विद नेशनल इंटरेस्ट। अब हमारे इतने प्राचीन फॉरेस्ट एरियाज़ को बचाना, इनको प्रिजर्व करना, ये हमारे देश के लिए भी हितकारी होगा। ठीक है, हो गया सारा पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अकॉर्डिंग टू पैसेज इन व्हाट ईयर वाज अ टाइगर सेंसस मेंशन्ड दैट प्रोवाइडेड डिटेल्स अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन फाउंड इन रिजर्व्स। बोल रहे हैं कौन से सेंसस के तहत में रिजर्व्स में पाई जाने वाले टाइगर पॉपुलेशन के ऊपर डिटेल दी गई। तो हमने पढ़ा कि 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि 65% ही पॉपुलेशन जो है वो रिजर्व्स के अंदर रहती है, बाकी कहाँ रहती है, रिजर्व के बाहर वाले एरिया में। ठीक है, तो ये कौन से सेंसस में बताया गया था, 2018 के। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Based on the passage, which of the following statements regarding the tiger census is correct? टाइगर सेंसस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो द टाइगर सेंसस 2018 इंडिकेटेड दैट 65% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन आर नॉट फाउंड इन रिजर्व्स। तो बोल रहे हैं ओनली 65% इज फाउंड इन रिजर्व, तो ये इनकरेक्ट हो गया। The Tiger Census 2018 reported a decline in tiger population in the Western Ghats. अब जब हमने बात करी थी ना वेस्टर्न घाट्स के टाइगर सेंसस की, तो उस टाइम पे हमने बोला था कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट, वो लेटेस्ट वाले की बात करी थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी थी, देखो यहाँ पे हमने बोला था जो लेटेस्ट सर्वे आया है, करंट एस्टिमेट्स आए हैं, करंट एस्टिमेट्स लेटेस्ट सर्वे के बेस पर ही आए होंगे, पुराने को तो उठा के करंट में कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो लेटेस्ट एस्टिमेट्स आए हैं, उनके तहत में बताया गया कि 2 स्टेटमेंट्स की ओवरऑल तो इंक्रीज हुआ है लेकिन लोकलाइज डिक्लाइन आया है वेस्टर्न घाट्स, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के एरिया में। तो ये बताता है कि ये 2018 वाले सेंसस का पार्ट नहीं है, 2021 वाले 2022 वाले सेंसस का पार्ट है। तो यहाँ पे ये 2018 का मेंशन करा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। द करंट एस्टिमेट ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ अपर लिमिट ऑफ 3,925 एंड एवरेज ऑफ 3,682। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। हम देखो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लेटेस्ट सेंसस है उसके अकॉर्डिंग क्या है पॉपुलेशन, 3,925 तो अपर लिमिट है और एवरेज नंबर है 3,682। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको। चलिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी बोलता है द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 सजेस्ट दैट फ्रैगमेंटेड लैंडस्केप्स आर बेनिफिशियल फॉर टाइगर्स, जबकि हमने पढ़ा था कि नॉन फ्रैगमेंटेड लैंडस्केप्स चाहिए उनको। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which detail from the passage supports the author's claim that there could be unintended consequences due to the amendments to the forest bill? बोल रहे हैं कि कौन सी चीज़ों से ये पता चलता है कि ऑथर जो क्लेम कह रहे हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल के वो पॉसिबल हैं, वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेटमेंट से उनकी बात को सपोर्ट मिलता है, पहले देखते हैं। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल वॉज पास्ड बाय लोकसभा ऑन जुलाई 26। इससे पता चल रहा है कि वो क्यों चिंतित है, इनको उनकी बात को सपोर्ट कर रहा है, वो उनकी चिंता को सपोर्ट कर रहा है। तो इससे तो नहीं पता चलता। ठीक है, लोकसभा ने पास किया तो क्या हो गया, पास किया तो सोच समझ के ही किया होगा ना, उसमें गलत क्या है। द नेशनल टारगेट इज टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। अब यहाँ पे कार्बन एमिशन की बात करी जा रही है, लेकिन हमारा उद्देश्य था टाइगर पॉपुलेशन के बारे में बात करने का। ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया।
One clause states that forest land up to 100 km from the international borders can be exempted फ्रॉम प्रोटेक्शन फॉर प्रोजेक्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। कह रहे हैं कि एक क्लॉज ये कहता है कि 100 किलोमीटर का दायरा जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से स्टार्ट होकर 100 किलोमीटर का दायरा है, उसको हम प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में से एग्जेम्पशन दे देंगे, यानी कि वो उसके बाहर हो जाएगा, जिसका मतलब है कि उसको हम स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उनकी बात को समझाती है, उनकी बात को सही बोलती है कि भाई फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल जो है उसमें कुछ लूजली वर्डेड चीजें हैं जिनका गलत प्रयोग हो सकता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एन ओपिनियन रादर देन अ फैक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एक ओपिनियन है बजाय कि फैक्ट के। पहला देखते हैं, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल अमेंडमेंट्स वर पास्ड बाय लोकसभा। ये तो सही है, 26 जुलाई को। फॉरेस्ट आर क्रिटिकल कार्बन सिंक, की फॉरेस्ट हमारे लिए एक कार्बन सिंक का काम करते हैं। क्या ये फैक्ट है या ओपिनियन है? ये फैक्ट है ना कि वो हमारे लिए कार्बन सिंक का काम करते हैं, हमारे कार्बन को वो अपने लिए कंज्यूम करके ऑक्सीजन हमें सप्लाई करते हैं। सो ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट। द नागालैंड एंड सिक्किम टोल्ड द जॉइंट कमिटी अबाउट देयर कंसर्न्स रिगार्डिंग द लेजिस्लेशंस। नागालैंड और सिक्किम ने जॉइंट कमेटी को बताया कि भाई उनका क्या कंसर्न है, कि इसके तहत क्या होएगा, लेजिस्लेशन कंसर्न रिगार्डिंग, कि लेजिस्लेशन के लिए उनके कुछ कंसर्न्स हैं। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। प्रिजर्विंग प्रिस्टाइन फॉरेस्ट इज कंसिस्टेंट विद नेशनल इंटरेस्ट, बोल रहे हैं कि अगर हम प्रिस्टाइन हमारे प्राचीन फॉरेस्ट को बचाते हैं तो ये जो नेशनल इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, कार्बन एमिशन कम करने की, कार्बन सिंक के तौर पे क्योंकि ये पेड़ काम करते हैं, तो ये इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरीके से इम्पॉर्टेंट है। सो ऑप्शन डी इज एन ओपिनियन, इट इज़ नॉट द फैक्ट एज पर द पैसेज। वॉट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन कैसी है? फर्स्ट ऑप्शन है जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत ही एक्साइटेड, ग्रेट, हैप्पीनेस, जीत की खुशी। ठीक है, तो उसको बोला जाता है जुबिलेंट। जुबिलेंट। न्यूट्रल मतलब कोई इमोशन नहीं है, कुछ उनका कनेक्शन नहीं है। कंसर्न्ड, चिंतित हैं, तो चिंतित तो वो दिखाई दिए कि भाई ऐसा ना होए कि वन टाइम ही ये रह जाए और 100 किलोमीटर्स का जो एरिया है वो उसको भी हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जिस मिनिस्ट्री का जहाँ दिल आया है उसको वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनका जो है टोन वो काफ़ी कंसर्न्ड है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। पैसेज की मेन थीम क्या है? तो देखते ही समझ में आ रहा है कि पैसेज की जो मेन थीम है वो टाइगर रिजर्व्स के ऊपर है और किस तरीके से उनका नंबर बढ़ा है उसके ऊपर है। तो यहाँ पे इंडिया's efforts in tiger conservation and challenges faced in forest preservation, the significance of tiger reserves and their geographical distribution, option D is correct। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है एक, ठीक है, उसी स्टेटमेंट के बेसिस पे अलग अलग जगह पे हाईलाइटिंग की गई है, मार्किंग से, लाइन से अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, तो हमें बताना है इस स्टेटमेंट को पढ़ के कि इसमें कहाँ एरर है, फिर उसी अकॉर्डिंग हमें अपना अंडरलाइन किया हुआ स्टेटमेंट देखना है वहाँ पे है और उस लाइन को हमें सिलेक्ट करना है, उस ऑप्शन को एज ट्रू। तो देखिए सबसे पहले है टू द मेन हु वर्कड सो हार्ड इन द प्रोजेक्ट द न्यूज़ वॉज प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग। तो बोला कि उन आदमियों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत करी है, उनके लिए ये जो न्यूज़ थी ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, प्रोफाउंड की बजाय हमें एक चाहिए, एडवर्ब चाहिए जो बताए कि किस तरीके का डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन किस तरीके का है, तो प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इतने पोर्शन में एरर है। ठीक है, तो फर्स्ट में तो वर्क सो हार्ड इन द प्रोजेक्ट आ रहा है, टू द मेन हु वर्कड हार्ड, या फिर टू द मेन हु वर्कड हार्ड सो इन द प्रोजेक्ट द न्यूज़ वॉज प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसमें 3 ब्लैंक्स हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, शी डैश विद सच डैश एंड डैश दैट एवरीवन अराउंड हर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, यानी कि उसने कुछ किया, कैसे किया, फिर उसके आगे क्वालिटीज़ बताई गई किस तरीके से किया कि हर कोई व्यक्ति जो है वहाँ पे जो भी मौजूद था वो हर कोई हैरान रह गया।
मरमर, मरमर मतलब फुसफुसाना। तो यहाँ पे अगर उसने फुसफुसाया होगा तो एंथुजियाज्म के साथ में तो फुसफुसाया नहीं होगा ना, एंथुजियाज्म के साथ में तो आप शाउट कर सकते हैं, फुसफुसा तो नहीं सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, दोनों चीज़ें मैच नहीं करें। डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब ध्यान से, मगन होकर, ठीक है। तो उसने इतने मगन होकर काम किया कि वो इतनी मगन थी काम में, विद वेहेमेंस एंड एंथुजियाज्म। वेहेमेंस मतलब लगन के साथ में, ठीक है, और एंथुजियाज्म मतलब एक्साइटमेंट के साथ में। तो उसने इतना मन लगाकर काम करा कि हर कोई व्यक्ति जो है वहाँ पे वो सरप्राइज रह गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पंकु वन द लॉटरी। अब कोई व्यक्ति हैं पंकु करके, उन्होंने लॉटरी जीती, तो पास्ट की बात है, वन पास्ट में आ गया, तो हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पंकु क्या है? सब्जेक्ट, वन क्या है? वर्ब, और द लॉटरी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो द लॉटरी वॉज वन बाय पंकु, ठीक है। तो द लॉटरी वॉज वन बाय पंकु, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The project has been given funding for another year, but it's not out of the woods yet. बोल रहे हैं ये जो प्रोजेक्ट है, जो भी किसी प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, उसको अगले साल के लिए भी, एक और साल के लिए उसको फंडिंग मिल चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खतरे से बाहर है। आउट ऑफ द वुड्स मतलब खतरे से बाहर आ चुका है, ठीक है। सो टू वॉक इन द फॉरेस्ट, जंगल में जाना, वॉक करना नहीं, आउट ऑफ द वुड बाहर आने की बात करें ना। टू हैव वुडन पर्सनैलिटी, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व होना, लकड़ी की पर्सनैलिटी होना, गलत है ये भी। टू बी सेफ और फ्री फ्रॉम डेंजर और ट्रबल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। परेशानी से बाहर नहीं आए हैं अभी भी। अब इसमें 1 और 2 स्टेटमेंट जो है वो गिवन है, ठीक है। बीच में ABCD को हमने अरेंज करना है। पहला चलिए देखते हैं। द मिलिट्री कूप, कूप मतलब होता है तख्ता पलट। कहाँ पे? नाइगर के इलाके में। लास्ट वीक फाउंड एन अर्ली चीयर लीडर, तो जो वहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ नाइगर में, उसको एक बहुत ही शुरुआती चीयर लीडर, मतलब किसी ने उसका स्वागत करा है, उसको सही बताया है। और किसने बताया है उसको सही? रशियन प्राइवेट मिलिशिया वैगनर्स बॉस येवगेनी रिगोजिन, ठीक है, येवगेनी रिगोजिन, उनके जो बॉस है रशिया का। मिलिशिया मतलब होता है कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट लोगों से, सिविलियन लोगों से बनाया गया एक मिलिट्री को सपोर्ट करने वाला एक ग्रुप, ठीक है। जैसे इंडिया में भी एक दूसरी आर्मी होती है जो कि इमरजेंसी के लिए रखी जाती है, जिसका एग्ज़ाम आप काफ़ी लंबी एज तक दे सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो 45 इयर्स की एज तक शायद आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर आप उसमें सिलेक्ट हो गए तो आप रेगुलर आर्मी पर्सन नहीं होंगे, बट इन केस कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है या वॉर होता है, उस टाइम पे आप एक स्टैंड बाय मोड पे आर्मी का काम करेंगे, और साल में 1 बार या 2 बार इनकी ट्रेनिंग होती है हर साल पर ईयर, और उस ट्रेनिंग पीरियड का आपको पैसा मिलता है, और बाकी टाइम पे आप अपना प्राइवेट जो भी काम कर रहे हैं कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्ज़ाम होता है, आई थिंक इसमें एज लिमिट 45 है, चेक कर लीजिएगा, और मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा। तो वैसे ही वहाँ पे एक मिलिशिया वैगनर ग्रुप है, जिसने अभी कुछ टाइम पहले रशिया में कूच भी करी थी। बोला जा रहा था कि वैगनर ग्रुप जो है सेंटर तक आ चुका है, ठीक है, उनकी राजधानी तक पहुँच चुका है, और वो शायद पुतिन को तख्ता पलट कर देंगे। और काफ़ी खतरनाक और बहुत ही वॉरमंगोर काइंड ऑफ पीपल हैं ये वैगनर ग्रुप के, बोला जाता है इनके लिए। तो उनके जो लीडर हैं वो इसके खुशी जाहिर करी उन्होंने इसके लिए। ही ऑल्सो ऑफर्ड अप हिज फाइटर्स टू रिस्टोर ऑर्डर देयर, और उन्होंने अपने फाइटर्स यानी कि वैगनर ग्रुप के लिए भी उन्होंने बोला कि भाई आपको अगर चाहिए तो हम अपने फाइटर्स भेज देंगे, अपना वैगनर ग्रुप के आर्मी के पर्सन भेज देंगे जो कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपकी मदद करेंगे। दिस लीड्स टू 2 क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस। अब उनकी ये स्टेटमेंट आने से 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं, निकल कर आती हैं। कौन सी बातें हैं? द ग्रुप ऑल्सो है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स इन कंट्रीज लाइक द सेंट्रल अफ्रीकन ग्रुप। अब ये तो आगे बता रहा है कि ये ग्रुप कहाँ तक फैला हुआ है, उसका फैलाव बता रहा है कि भाई इनके कंट्री सेंट्रल अफ्रीकन ग्रुप रिपब्लिक जैसे देशों के साथ में इनके सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एंड सेकेंड, अब सेकेंड हुई तो फर्स्ट की बात होगी ना पहले। फर्स्ट, मॉस्को कंटिन्यूज टू फाइंड वैगनर यूजफुल डिस्पाइट इट्स
अबॉर्टिव म्यूटिनी अगेंस्ट द रशियन मिलिट्री ब्रास लास्ट मंथ। बोल रहे हैं कि पहला ये, अब 2 पॉइंट्स की बात की गई ना, तो उनमें 2 पॉइंट्स मतलब पहला ये, यानी कि फर्स्ट पॉइंट तो आ जाएगा ए के बाद आएगा डी। पहला पॉइंट ये कि मॉस्को यानी कि रशिया, मॉस्को रशिया की राजधानी है, तो मॉस्को के लिए वैगनर ग्रुप जो है वो अभी भी काफ़ी कारगर है, यूज़फुल है। हालांकि इस बात से दोहराया नहीं है कि पिछले ही महीने वैगनर ग्रुप ने रशियन मिलिट्री के अगेंस्ट में जाके काम किया और उनके तरफ कूच करी थी, तख्ता पलट करने की कोशिश करी थी। ठीक है, और दूसरा क्या, सेकंड द मिलिशिया कंटिन्यूज टू डू क्रेमलिन्स बिडिंग इन अफ्रीका। और बोल रहे हैं कि सेकंड ये है कि वो क्रेमलिन्स बिडिंग, क्रेमलिन्स यानी कि रशिया की सरकार की जो बिड है अफ्रीका में अपना दबदबा बनाने की, अफ्रीका में अपना फैलाव करने की, उसके लिए वो अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, वैगनर has been associated with other coups in Africa in recent years। बोल रहे हैं पिछले कुछ सालों में वैगनर ग्रुप जो है अफ्रीका में और भी बहुत सारे तख्ता पलट हुए हैं, उनमें वैगनर ग्रुप का हाथ शामिल रहा है, इंक्लूडिंग वंस इन माली एंड बर्किना फासो। और इन दोनों देशों में भी जो तख्ता पलट हुआ है उसमें वैगनर ग्रुप का हाथ रहा है। द ग्रुप ऑल्सो है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इससे ये पता चल जाता है कि ए, डी, सी और बी हमारा अरेंजमेंट है। दस इट हैज़ emerged एज अ टूल फॉर मॉस्को टू इरोड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन टारगेट कंट्रीज। यानी कि वैगनर ग्रुप जो है वो मॉस्को के लिए यानी कि रशियन सरकार के लिए एक औजार है, हथियार है कि वो अपने जो टारगेट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो अपना दबदबा बनाना चाहते हैं वहाँ से वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को हटा सकें। ठीक है, तो हमारे को अरेंजमेंट क्लियरली पता चल गया, ए, डी, सी, बी हमारा अरेंजमेंट है। ए, डी, सी, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु सॉट प्रोटेक्शन, अब हु से स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट, तो ये फर्स्ट नहीं हो सकता। इसमें पता चल रहा है कि जिनको भी प्रोटेक्शन की बात की जा रही है इनका पहले जिक्र हुआ होगा। ठीक है, रिसेंटली डिसाइडिंग अ रिट पिटिशन बाय एन इंटरफेथ कपल इन लिव इन रिलेशन। रिसेंटली एक रिट पिटिशन के ऊपर फैसला सुनाते हुए, और ये रिट पिटिशन किसकी थी, एक इंटरफेथ कपल की थी, 2 अलग अलग रिलीजन के लोगों की थी जो कि लिव इन रिलेशन में रहते थे। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स एंड अपहोल्ड देयर फंडामेंटल राइट्स। ये हमारी होगी ओपनिंग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स का क्या दायित्व है और वो क्या करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। तो यानी कि आर से जो स्टेटमेंट ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं वही हमारे आंसर्स होंगे। ए और बी को हटा दो। येट high courts on occasion speak from a moral standpoint rather than enforce constitutional guarantees। बोल रहे हैं लेकिन फिर भी हाई कोर्ट्स क्या करते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो मॉरल स्टैंड पॉइंट से, यानी कि मॉरली कुछ चीज़ सही है या गलत है, मॉरली हम लोग क्या मानते हैं नहीं मानते, इस स्टैंड पॉइंट से ज़्यादा सोचते हैं रादर देन संवैधानिक तौर पे क्या सही है या क्या गलत है उसके तौर पे। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट, यानी कि हमें पता चल गया कि आर के बाद एस आएगा। राइट, तो ये हो गया ऑप्शन सी में आ रहा है आर के बाद एस। तो हम समझ गए कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्या होएगा कि ऐसे ही एक केस में क्या हुआ कि रिसेंटली एक केस का फैसला सुनाते हुए जो कि एक इंटरफेथ कपल के लिव इन रिलेशन से रिलेटेड था, जिन्होंने प्रोटेक्शन की डिमांड करी थी फ्रॉम पुलिस हरासमेंट, पुलिस से अत्याचार से बचने के लिए, और जो व्यक्ति हैं पुरुष हैं उनकी फैमिली से बचने के लिए। एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो डिवीज़न बेंच है उसने क्या किया, उसने espoused instead the fabric of Indian family life, उन्होंने किसका पक्ष लिया, उन्होंने इंडियन फैमिली लाइफ का जो ताना बाना है ना उसी का पक्ष लिया कि भाई हिंदुस्तान में पारिवारिक तौर पे हम ऐसे रहते हैं और यही सही है, आप लिव इन विवन छोड़ो, ये हमारा वो नहीं है, कल्चर नहीं है, ये उनने बोल दिया शायद। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हर एंथुजियाज्म एंड परसिवरेंस वर एडमायर्ड बाय एवरीवन इन द ऑफिस। अब परसिवरेंस की स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, परसिवरेंस की स्पेलिंग क्या होते हैं, PERSEVERANCE। ठीक है, ये होते हैं। तो पहला ऑप्शन है परजर्वरेंस, परजर्वरेंस नहीं होता, परजेवरेंस, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, परजेवरेंस की स्पेलिंग का।
नेक्स्ट है, लास्ट वीक आई सॉ एन इंस्टाग्राम रील अबाउट अ न्यू कैफे इन बांद्रा पोस्टेड बाय अ रीजनेबली पॉपुलर फूड इन्फ्लुएंसर। ठीक है, बोल रहे हैं कि पिछले हफ्ते मैंने एक इंस्टाग्राम रील देखी थी जो कि एक नए कैफ़े हाउस के बारे में थी जो कि बांद्रा में लगभग सिचुएटेड है, और जो पोस्ट डाली गई थी वो एक अच्छे खासे पॉपुलर इन्फ्लुएंसर द्वारा डाली गई थी जो कि सही मायने में पॉपुलर है, मतलब ये नहीं कि गलत रीजंस की वजह से पॉपुलर है, वो सही इन्फ्लुएंसर हैं, अच्छे फूड ब्लॉग फूड क्रिटिक्स लिखते हैं तो वो इसलिए फेमस है। ठीक है, उनके द्वारा दी गई। इनसाइड, अब किसके इनसाइड, अब ये हमें क्लियर नहीं हुआ। इनसाइड हैप्लेस वेटर्स करेड, यानी कि इनसाइड में अंदर क्या हो रहा था कि अंदर वेटर्स परेशान इधर उधर भागे जा रहे थे, ट्राइंग टू मीट ऑर्डर्स, एंड द किचन स्टाफ वॉज सो ओवरवेल्म्ड बाय द वर्कलोड दैट ऑल न्यू फूड ऑर्डर्स वर स्टॉप। और बोल रहे हैं कि किचन स्टाफ जो है वो इतना परेशान हो गया था वर्कलोड की वजह से कि उन्होंने नए ऑर्डर लेने से मना कर दिया, रोक दिया। तो हमें पता चला कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ये सेकंड स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये बता रहा है शायद होटल के अंदर की बात बता रहा है, हमें इसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही और ये फर्स्ट स्टेटमेंट से लिंक नहीं कर पा रहा। ठीक है, As it was less than a kilometer away from my house, my wife and I walked over for a cup of coffee only to find a 30-minute wait list. अब जो इन्फ्लुएंसर ने बांद्रा में एक कैफ़े के बारे में बात की थी उसी का ये बता रहे हैं कि क्योंकि वो हमारे घर से किलोमीटर से भी कम दूरी पर था तो मैंने और मेरी वाइफ ने वहाँ पे हम वॉक करते करते गए कि एक कप ऑफ कॉफ़ी पी कर आते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। लेकिन वहाँ पे जाके हमें पता चला कि हम 30 मिनट की वेट लिस्ट में, यानी कि हमारा नंबर वेट लिस्ट में भी 30 मिनट बाद आने के चांसेस हैं। द क्राउड्स वेटिंग टू गेट इन स्पिल्ड ओवर टू द स्ट्रीट्स, और जो वहाँ पे लोग आए थे उसमें भीड़ आई थी कि यहाँ पे जाके हम कॉफ़ी पियेंगे, वो इतनी बढ़ चुकी थी कि वो बाहर सड़कों पर तक फैल गई और कहा कि चल जब तक नंबर आएगा तब तक हम कुछ घूम फिर लेते। द 15 सेकेंड रील हैड विजुअल्स ऑफ कैफेज डिकोर। अब 15 सेकेंड की रील थी जिसमें कैफ़े के डिकोर के बारे में उसके विजुअल्स थे, क्लिप्स थे, यानी कि ये उसी जो इन्फ्लुएंसर की रील है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बता रहे हैं। ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट कि इस रील में क्या बताया था कि कैफ़े किस तरीके का दिखता है, उसमें क्या क्या विजुअल्स हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें बताई गई थी। इट्स सिग्नेचर कोल्ड ब्रू कॉफ़ी इन सिलेंड्रिकल ग्लास बॉटल, और उनका जो फेमस और सिग्नेचर है कोल्ड ब्रू, ठंडी कॉफ़ी, कोल्ड ब्रू कॉफ़ी सिलेंड्रिकल ग्लास बॉटल्स में दी जाने वाली, बैरिस्टास पोरिंग एस्प्रेसोस एंड सम फूड आइटम्स। इट लुक्ड लाइक अ क्यूट स्मॉल एंड क्वाइंट प्लेस। ये बहुत ही आराम से छोटी सी प्यारी सी, और क्वाइंट मतलब थोड़ा इसका टेक्सचर थोड़ा ओल्ड था और शांत था, तो वैसी प्लेस इनको लग रही थी। ठीक है, अब क्योंकि ये 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थी तो हम लोग वहाँ पे वॉक करके चले गए, मैं और मेरी वाइफ। ठीक है, पर वहाँ जाके हमें पता चला कि हमारा 30 मिनट्स वेटिंग लिस्ट पे नंबर है और उसमें भी कई सारे लोग जो हैं वो सड़कों पे फैल चुके हैं। ठीक है, अंदर देखने पे पता चला कि वेटर्स जो हैं इधर उधर भाग रहे हैं, अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, और किचन स्टाफ जो है वो ओवर बुक हो चुका है, वर्कलोड उनके पास बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उन्होंने नए ऑर्डर्स लेने से मना कर दिया है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेटमेंट। तो अरेंजमेंट बन रहा है PSRQ। ठीक है, PSRQ हमारा अरेंजमेंट बन रहा है, PSRQ ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच द कंपनी हैड नॉट प्रोवाइडेड फॉर ओवर अ ईयर। अब विच से स्टार्ट हो रहा है, द कंपनी बोला जा रहा है, जिस कंपनी के बारे में पहले बात हुई होगी। ठीक है, तभी द कंपनी का यूज़ किया गया, यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। लेस देन अ ईयर एंड अ हाफ अगो एडटेक कंपनी बायजूस वॉज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप। बोल रहे हैं केवल 1-1.5 साल पहले की बात है जब एडटेक कंपनी बायजूस जो है वो इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप थी, और जिसकी वैल्यूएशन कितनी थी, $22 बिलियन और 1.8 लाख करोड़, ये उनकी वैल्यूएशन थी। ठीक है, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इसमें बता दिया गया कि हम बायजूस की बात कर रहे हैं और उसका इतिहास बता रहे हैं कि भाई 1-1.5 साल पहले वो इतनी बड़ी कंपनी थी। Its auditor Deloitte resigned citing concerns with Byju's financials dash। बोल रहे हैं कि इसके जो ऑडिटर हैं डिलॉयट भी एक कंपनी है, वो इसके ऑडिटर है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है ये कहते हुए कि बायजूस के जो फाइनेंशियल्स हैं उनके लिए वो चिंतित हैं और
विच द कंपनी हैड नॉट प्रोवाइडेड फॉर ओवर अ ईयर। हमें पता चल गया कि आर के बाद ही पी स्टेटमेंट आएगा। रिसेंटली बायजूस डिफॉल्टेड ऑन इट्स लोन ऑफ $1.2 billion, अराउंड 10,000 करोड़ इन द यूएस। अब ये लेटेस्ट उसका सिनेरियो बता रहे हैं कि रिसेंटली क्या हुआ है। रिसेंटली बायजूस ने जो क्या किया है, उनके ऊपर लोन था जो वो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। $1.2 billion का लोन था, और ये कहाँ पे डिफ़ॉल्ट हुए हैं, यूएस में डिफ़ॉल्ट हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया क्यू से ए और सी है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एस स्टेटमेंट जो कि उनकी रीसेंट स्थिति को बता रहा है। उसके बाद में आएगा आर जो कि ऑडिटर की बता रहा है कि वो फाइनेंशियल्स की वजह से परेशान थे, जो कि कंपनी ने पिछले 1 साल से नहीं दिया है, ठीक है। ये हो गया 4। तो QSRP हमारा अरेंजमेंट है, QSPR QSRP, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वी आर इन 2023, हम 2023 में हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ओपनिंग स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। वी कैन ट्रांसफर लार्ज सम्स ऑफ मनी on our phones, order any item from a shirt to a car, share our location, upload files, buy tickets, watch live matches, make videos all on our phones। अब ये बोल रहे हैं कि हम 2023 में रहते हैं, हम सब काम अपने फ़ोन से करते हैं, चाहे कुछ भी करना हो, चाहे बिल पे करना हो, फ़ोन ख़रीदना हो, कार ख़रीदनी हो, शर्ट ख़रीदनी हो, अपनी लोकेशन किसी को भेजनी हो, फाइल अपलोड करनी हो, मेल्स पढ़नी हो, सब काम हम क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम समझ में आ गया कि पी की कंप्लीशन में ही आगे कंटिन्यूएशन में क्यू स्टेटमेंट है, जो कि 1 के बाद 2 आएगा। द यूएस, द यूके एंड यूरोप विच ग्रांट्स द शेंजन वीज़ा आर अमंग्स द मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशंस फॉर एफ्लुएंट इंडियंस। यानी कि जो समृद्ध हिंदुस्तानी हैं उनके लिए सबसे फेमस जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो कौन सी हैं, द यूएस, यूके एंड यूरोप। और ये क्या है, ये शेंजन वीज़ा भी देते हैं, ठीक है। अब इससे हमें क्लैरिटी, ये हमारे फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट से लिंक नहीं कर रहा है अभी तक, तो ठीक है। तो यानी कि इससे पहले कुछ और होगा। एंड येट डिस्पाइट ऑल दीज कूल टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस फॉर इंडियंस, वन प्रोसेस इज स्टिल स्टक इन 1980s। अब ये हमारा जो है सेकंड स्टेटमेंट से लिंक कर रहा है कि हमने इतनी सारी एडवांसमेंट्स बता दी, एडवांटेजेस बता दी कि हम ये सब काम अपने फ़ोन पे कर सकते हैं। तो यही ये बोल रहे हैं कि फिर भी इतनी सारी कूल टेक्नोलॉजीज़ होने के बाद में भी, इतना ज़्यादा एडवांस करने के बाद भी हिंदुस्तानी जो है वो एक चीज़ के ऊपर अभी भी 1980 के दशक में फंसे हुए हैं, और वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर टूरिस्ट वीज़ा फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज़। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाने के लिए जो टूरिस्ट वीज़ा लगता है उसको अप्लाई करने की जो प्रोसेस है उसमें वो अभी भी बैकवर्ड ही हैं। और फिर आगे आता है कि ये कौन सी कंट्रीज़ हैं जो टूरिस्ट वीज़ा जहाँ पे अप्लाई करते हैं और ज़्यादातर लोग जहाँ जाते हैं वो ये हैं यूएस, यूके, यूरोप, ठीक है। तो यानी कि PQSR हमारा अरेंजमेंट बन रहा है, PQRS, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The significance of data in influencing policy constructs and thereon decisions is non-contestable। यानी कि हमें इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि डेटा का पॉलिसी कंस्ट्रक्शन में, पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा हाथ होता है, वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, और साथ ही साथ इसी के बेसिस पे डिसीजंस बनाए जा सकते हैं। द कंट्री takes periodic stocks of various parameters just to inform welfare policies better। अब देश में क्या किया जाता है, समय समय पर जो कुछ पैरामीटर्स हैं उनका आकलन किया जाता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम अच्छी बेहतरीन पॉलिसीज़ बना सकें वेलफेयर के लिए, ठीक है। इन कंटेक्स्ट द रीसेंट डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू डैश, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट आएगी वो 2 से स्टार्ट होएगी। इन रीसेंट ईयर्स क्या हुआ है, रीसेंट एक फैसला आया है यूनियन गवर्नमेंट का जिसमें उन्होंने क्या किया है, कुछ किया है, टू डैश द डिसेबिलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब फ्रॉम बोल रहे हैं तो मतलब सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है, तो या तो टू रिमूव किया होगा, टू डिसेबल किया होगा, ठीक है, कुछ अलग किया है, कुछ निकाल दिया है। तो क्या किया, निकाला है डिसेबिलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन, निकाला है कहाँ से, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 से। सीम्स डैश एंड सेंड्स आउट रॉन्ग सिग्नल। अब ये शायद गलत समझ में आ रहा है और गलत सिग्नल भेज रहा है, ठीक है।
After years of campaigning for the same, activists rejoiced when the government added one question on disability in NFHS 5. बोल रहे हैं अब सालों के प्रयास के बाद, सालों की मेहनत के बाद, कैंपेनिंग के बाद में एक्टिविस्ट खुश हुए थे जब गवर्नमेंट ने एक सवाल डिसेबिलिटी के ऊपर अपने NFHS 5 में शामिल किया था, and were hopeful that this would be built upon in subsequent versions of the nationwide survey. और उनको ये उम्मीद थी कि देश व्यापी इस सर्वे में आने वाले समय में और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस ऐड किए जाएंगे, ये उनको उम्मीद थी. द डिलीशन एंड डैश टू द मैप to map the dash that will help understand their lives and needs better leaves the question. अब बोल रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन हटा दिया तो इससे जो कि उनकी जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनकी लाइफ्स को समझने में इम्पॉर्टेंट था, उनके लिए बेटर पॉलिसी मेकिंग के लिए का एक ज़रिया हो सकता था. तो जब उनने ये क्वेश्चन हटा दिया तो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ा ही सीरियस क्वेश्चन उठा देते हैं. और वो क्वेश्चन क्या है, इज़ द गवर्नमेंट सीरियस अबाउट इट्स कमिटमेंट्स टू द डिसेबल्ड इन द कंट्री. कि क्या सरकार जो उनके कमिटमेंट्स हैं, उनके दायित्व हैं, उनके वादे हैं डिसेबल्ड लोगों के प्रति देश में, क्या उनके प्रति सीरियस भी है सरकार, जिनका नंबर हु नंबर एज पर 2011 सेंसस अबाउट 2.68 करोड़, जिनका 2011 के सेंसस के अनुसार जो डेटा है, नंबर है, वो कितना है 2.68 करोड़. यानी कि छोटी मोटी संख्या में नहीं है डिसेबल्ड लोग, काफ़ी भारी पॉपुलेशन, हमारे देश की पॉपुलेशन का काफ़ी भारी हिस्सा है. ठीक है. द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ and family responded that questions about disability were already asked as part of sample registration survey SRS 76th round conducted between July and December 2018. तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि डिसेबिलिटी के रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अंदर डाले हुए हैं, जिसका 76th राउंड अभी चल रहा है, जो कि जुलाई से दिसंबर 2018 के बीच में कंडक्ट कराया. अभी नहीं चल रहा, जुलाई से 2018 के बीच में, दिसंबर 2018 के बीच में कंडक्ट कराया गया था. एंड दैट एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैन बी टैबुलेटेड फ्रॉम द रॉ डेटा. और इससे रिलेटेड हमें डिसेबल्ड लोगों से रिलेटेड अगर कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हम उसके रॉ डेटा से निकाल सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, जो कि इंटरनेट पे भी मौजूद है. रॉ डेटा पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है. ठीक है. तो पहला हो गया द कंटेक्स्ट. In the context, the recent decision of the union government dash to dropping, टू के साथ में ing फॉर्म नहीं आएगी, टू ड्रॉप. ठीक है, टू ड्रॉप आएगा, टू ड्रॉप द डिसेबिलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 सीम्स डैश एंड सेंड्स रॉन्ग सिग्नल. यानी कि कुछ गलत यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है. तो क्या है वो, एडजस्ट मतलब कि उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, अकोमोडेट करना. चर्लिश मतलब होता है कि इनअप्रोप्रिएट. तो ये जो क्वेश्चन हटा दिया गया, ये इनअप्रोप्रिएट ही है ना, इनअप्रोप्रिएट है और फिर गलत सिग्नल दे रहा है. इस्टेब्लिश मतलब बनाना किसी चीज़ को, और अकॉम्प्लिश मतलब कुछ कंप्लीट करना, कुछ पा लेना, कुछ हासिल कर लेना. तो यहाँ पे ऑप्शन बी इनअप्रोप्रिएट यानी कि चर्लिश इज करेक्ट. द डिलीशन एंड डैश टू मैप द डैश. द डिलीशन एंड क्या होगा, कमेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को आरंभ करना, स्टार्ट करना. रेलेवेंस मतलब होता है उससे मिलता जुलता, उससे संबंध रखता हुआ. एमिनेंस का मतलब होता है प्रतिष्ठा किसी चीज़ की, है ना, काफ़ी हाई प्रोफाइल प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं तो वो क्या हो गया, एमिनेंस. ठीक है, उनकी प्रतिष्ठा को खतरा हुआ, उनकी एमिनेंस को खतरा हुआ. रिलक्टेंस मतलब झिझकना, संकोच करना, हिचकिचाहट करना. तो द डिलीशन एंड रिलक्टेंस टू मैप द डैश यानी कि जो उनकी झिझक है सरकार की कि वो उनकी बारे में जानना चाहें, मैप करें क्या, मैप द डैश. म्यूटिनेट यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा. माइन्यूट का मतलब होता है बारीक सा, छोटा सा, थोड़ा सा, या फिर मिनट भी बोल सकते हैं इसको, जो कि होता है थोड़े समय के लिए. ठीक है. मिन्यूशिया का मतलब होता है बहुत ही बारीकी से, डिटेल से. तो उनकी टू मैप दी मिन्यूशिया यानी कि छोटी से छोटी डिटेल भी उनके बारे में जांचने के लिए
या अंकित करने के लिए जो उनका फेलियर है, उनकी अनिच्छा है, वो जाहिर होती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर सवाल उठ खड़ा होता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। PDF के अंदर ही पूरे पैसेज का वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन और मीनिंग है, वोकैबुलरी है, ठीक है। PDF मिलने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।